हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, लास्ट वीडियो में लास्ट वीडियो में जब मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही थी तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हम चाइल्ड पेडागोजी की बात करें तो चाइल्ड पेडागोजी में 30 में से करीबन मतलब ऑन एन एवरेज 15 जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से आने की पॉसिबिलिटी होती है जो कि आपकी कॉमन सेंस से रिलेटेड होते हैं। मतलब अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है या आप पढ़कर नहीं गए हैं, इफ़ यू अप्लाई योर कॉमन सेंस यू कैन ईजिली अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन, है ना। तो आइए इस बात का एनालिसिस करते हैं। आज का जो मैं पेपर आपके सामने लेकर आई हूँ ये लास्ट ईयर 18 का पेपर है। लास्ट ईयर मीन्स 18 का पेपर है। तो इस पेपर को हम डिस्कस करते हैं। इस पेपर को में देखते हैं क्या वाकई में ऐसा है कि जो क्वेश्चन चाइल्ड पेडागोजी में आए हुए हैं उनमें से 30 में से कम 15 क्वेश्चंस हम अपनी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो लेट्स सी। देखिए, अगर हम बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, तो इसे हम छोड़ देते हैं क्योंकि जब तक आपको स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको नहीं अटेम्प्ट कर सकते, तो इसलिए इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत यानी कि कोई ऐसी थ्योरी है। देखो, जब हमने क्वेश्चन ये पढ़ा तो ऑप्शन पढ़ने से पहले हम ये समझ गए कि कोई एक इस तरह की थ्योरी है जो कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करती है, एकाधिक बुद्धिमानी की बात करती है, ऐसी कोई थ्योरी है ना। तो देखो, ये थ्योरी क्या कह सकती है और क्या नहीं कह सकती। सबसे पहले तो अगर आपको थ्योरी के बारे में नहीं पता है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये कॉमन सेंस है कि कोई थ्योरी क्या कह सकती है, कोई थ्योरी क्या नहीं कह सकती है। ठीक है, ये कॉमन सेंस की बात है। अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि कोई एक ऐसी थ्योरी है जो ये कहती है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो आप क्या मानेंगे बात को? आप नहीं मानेंगे ना उस बात को, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसलिए हमें ना थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को, अपनी रीजनिंग को और अपनी जो लॉजिकल हमारी जो थिंकिंग है उसको थोड़ा सा सामने रख के बात करनी है। ठीक है, तो देखिए, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। अब पता नहीं, थ्योरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हमें नहीं पता, हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। क्या कोई ऐसी थ्योरी है जो ये कहे कि पेपर पेंसिल जो टेस्ट है वो सहायक नहीं है? मुझे नहीं लगता कोई ऐसी थ्योरी कह सकती है कि पेपर पेंसिल टेस्ट सहायक नहीं है ना। खुद अपनी मतलब नॉलेज अप्लाई करके देख लो, ऐसा हो सकता है क्या? जब जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उसको थ्योरी कैसे पॉसिबल बना के बोल सकती है, राइट? तो ये नहीं होगा। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। अब यहाँ सोचने वाली बात होती है कि देखो, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। अगर हम किसी को बहुत अच्छे से पढ़ाएं, बहुत प्रभावशाली ढंग से पढ़ाएं, तो क्या हम उसकी बुद्धि बढ़ा सकते हैं? आप 6th ईयर के बच्चे को बहुत प्रभावी ढंग से पढ़ाइए तो आप क्या उसको 10th क्लास का सिलेबस करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते भाई, नहीं करवा सकते। आप स्पेशली जो एबल्ड स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाइए। आप उनको किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बिठा सकते हैं? नहीं बिठा सकते ना। आप कितना भी अच्छा, आप बुद्धि नहीं बढ़ा सकते भाई, हम किसी की बुद्धि नहीं बढ़ा सकते। अगर ऐसा होता तो एक क्लास में एवरेज स्टूडेंट नहीं होते, टॉपर नहीं होते और बैक बेंचर्स नहीं होते, है ना।
डिफ्रेंशिएशन होता ही नहीं अगर प्रभावी अध्यापन से बुद्धि बढ़ाई जा सकती तो। ठीक है, तो ये क्रॉस हो जाता है क्योंकि आईक्यू कभी बढ़ाया नहीं जा सकता, वो इंसान जन्म से ही उसका आईक्यू होता है। ठीक है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। क्या ऐसी सच में कोई थ्योरी है जो ये कहे कि बुद्धि बहुत तेजी से बढ़ाई जा सकती है? अगर मान लीजिए, देखो थ्योरी का मतलब क्या है, जो चीज़ अप्रूव्ड कर दी है, उन्होंने प्रूव की है ना, जो चीज़ उन्होंने प्रूव कर दी है उसको वो बता रहे हैं, दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए ऐसी कोई थ्योरी होती जो ये कहती कि बुद्धि तेज़ी से बढ़ाई जा सकती है, तो यकीन मानो सारे स्कूल्स में इस तरह की थ्योरी अप्लाई होती। तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली यही बचता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन, ये हम नहीं कर सकते जब तक हमने पढ़ा ना हो, तो इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? इसको भी नहीं कर सकते जब तक हमें कॉन्टिन्यूअस या कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में हमें ना पता हो। राइट, नेक्स्ट देखिए 6th क्वेश्चन। बच्चों में प्रभावशीलता के कारण डैश के कारण हो सकती है, यानी बच्चों में इनमें से किसके कारण प्रतिभाशालिता, बच्चों में इनमें से किसके कारण प्रतिभाशालिता हो सकती है ना, यानी कि प्रतिभा अर्जित करने के लिए इनमें से कौन सा कारण हो सकता है? एक संसाधन समृद्ध वातावरण, क्या ऐसा सच में है कि एक संसाधन समृद्ध वातावरण हो, रिसोर्स रिच इन्वायरमेंट हो, तो हम प्रतिभा बढ़ा सकते हैं? क्या ऐसा है? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, जो रिसोर्सफुल स्कूल हैं, उनके सभी बच्चे टॉपर होते, सभी बच्चे IAS होते। ठीक है, और कोई भी, हम न्यूज़पेपर में कभी फिर ये न्यूज़ नहीं पढ़ पाते कि किसान का बेटा बना IAS। अगर ऐसा होता तो हमारी प्रतिभा के पीछे समृद्ध संसाधित वातावरण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, दोनों ही बातें। ऐसा नहीं कह सकते कि जो रिसोर्स रिच इन्वायरमेंट है उससे प्रतिभा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पड़ता भी है और नहीं भी पड़ता, दोनों ही बातें हैं। ठीक है, सफल माता पिता, ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है? क्या चोर का बेटा चोर ही बनता है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। ठीक है, ऐसा नहीं है। एक अनुशासित दिनचर्या, थोड़ा सा ये हो सकती है, सोचने वाला पॉइंट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। ठीक है, अनुशासित दिनचर्या, अगर मान लीजिए आपके पास टैलेंट नहीं है ना, तो आप अनुशासित दिनचर्या कितनी भी बना ले तो आप प्रतिभाशीलता अनुशासित दिनचर्या से नहीं आती है। ठीक है, तो अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतरक्रिया। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है, इसमें आपके पास 2 पॉइंट फंसेंगे, एक 3rd वाला, एक 4th वाला, जिनमें कन्फ्यूजन के चांसेस होंगे। तो आप देखिए 4th वाले का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतरक्रिया, ये हो सकता है कि जो हमारी हेरिडिटी है, यानी कि जो हम जन्मजात जो चीज़ें हम लेकर आए हैं उसके लिए कोई एक इन्वायरमेंट मिल जाए तो हमारी प्रतिभा बढ़ सकती है। जैसे कि एक छोटा पौधा होता है, अगर उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाए तो वो फल फूल सकता है ना। लेकिन जो छोटा सा बीज है ना, छोटा पौधा है, या फिर उसके अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई है, मान लीजिए नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ जब बीज होता है तो छोटा सा होता है, उसके अंदर इतनी प्रतिभा छुपी होती है कि वो फले फूले और कई सारे लोगों को छाया दे, है ना।
तो अगर उसको इन्वायरमेंट ही नहीं मिला उस तरह का, मिट्टी ही नहीं मिली, पानी नहीं मिला उसको, तो कैसे फलेगा फूलेगा? नहीं फलेगा फूलेगा। इसी तरह से जैसे हम सुनते हैं कि जो विलेज में बच्चे हैं बड़ा अच्छा डांस कर रहे हैं, अगर उनको एक टैलेंट मिल जाए, एक इन्वायरमेंट मिल जाए, मान लो उनको किसी डांस एकेडमी में हम ले जाएं, तो उनकी प्रतिभा और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो देखो, ये दोनों ही हमें सही लग रहे थे, लेकिन इसमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट इज़ दिस वन। फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। देखिए, अभी तक जो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके लिए हमें लॉजिक थिंकिंग की ज़रूरत है, रीजनिंग की ज़रूरत है, हमें बुक्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए, जो सोशली या इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं उनके लिए कक्षा में किस तरह का माहौल होना चाहिए। तो अगर हम मान लीजिए कहीं टीच कर रहे हैं, तो ये बात हम इजीली बता सकते हैं कि कोई ऐसा बच्चा जो किसी ऐसे बैकग्राउंड से आता है, तो उसको क्लास में किस तरह का माहौल देना चाहिए, है ना। तो क्या उन्हें सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। क्या ऐसा माहौल चाहिए उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है तथा उन्हें मुख्य धारा की भाषा मतलब सीख सके। ये बात सही है कि मुख्य धारा की भाषा वो सीख सके, है ना, लेकिन इसके लिए उनकी भाषा को हतोत्साहित करने की क्या ज़रूरत है भाई। मतलब एक भाषा सिखाने के लिए दूसरी भाषा गई, तो ऐसा नहीं है भाई। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। क्या ये अच्छी बात है? मॉरल वैल्यूज़ आपकी ये कहती हैं कि बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर आप कैटेगराइज कर दें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारा गलत मतलब पॉइंट एलिमिनेट हो जाता है। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। हाँ भाई, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। ये किसने कहा कि इस तरह जो सोशल या इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आ रहे हैं उन बच्चों का व्यवहार अच्छा नहीं होगा? ऐसा किसने कह दिया? ऐसा नहीं है भाई। तो ये हो जाता है गलत। तो क्या हो जाता है? उनकी सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये हमारा सेलेक्ट हो जाता है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। यानी कि मतलब इसका मतलब ये है कि हम कब जो प्रतिभाशाली या क्रिएटिव बच्चे हैं हम कब इंटरफेयर करें, है ना, उनके लिए। तो क्या हम उन्हें जब अगर अतिरिक्त समय देते हैं तो इंटरफेयर करें? बिल्कुल नहीं करना चाहिए भाई। जो वो काम कर रहे हैं उन्हें करने दो भाई। उनका टैलेंट, उनकी जो क्रिएटिविटी वो दिखा रहे हैं उसको दिखाने दो। उसके प्रति स्नेही होने के नाते पर इंटरफेयर करें? ऐसा नहीं है। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर इंटरफेयर करें? नहीं, अच्छी बात है ये तो, बल्कि पढ़ाना चाहिए, इंटरफेयर हमें नहीं करना चाहिए। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन देने के तरीकों के उपयोग पर बिल्कुल, ठीक है, कि जो प्रतिभाशाली या क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं उनको किस तरह से हम निर्देश दे रहे हैं, उनको किस तरह से हम डायरेक्ट कर रहे हैं, वो तरीके क्या हैं, ठीक है, वो तरीके क्या हैं, उन तरीकों में इंटरफेरेंस बनती है, उन तरीकों में हस्तक्षेप बनती है। यानी जिस तरीके से आप एक एवरेज स्टूडेंट को पढ़ाते हैं
तो उसी तरीके से भाई आप जो क्रिएटिव या टैलेंटेड बच्चे हैं उनको नहीं पढ़ा सकते, उनके लिए तरीका आपको दूसरा अपनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? उपयुक्त तरीका नहीं है। तो देखिए, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, यानी कि हम तरीके मतलब डिफरेंट तरीके से अधिगम करवाएं, ये तो अच्छी बात है। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों, अच्छा पहले तो हमें ये पता होना चाहिए अति संवेदनशील बच्चे कौन से हैं, है ना। तो देखो, कई बार जो क्वेश्चन होता है हिंदी में जब हम पढ़ते हैं उसका सेंस कुछ और निकल जाता है, और इंग्लिश में जब पढ़ते हैं हम उसका सेंस कुछ और निकल जाता है। अति संवेदनशील का मतलब तो यहाँ पर ये हम लगाएंगे हिंदी अगर हम पढ़े कि ऐसे बच्चे जो बहुत सेंसिटिव है ना, उनको ज़रा सा कुछ कह दिया तो उन्होंने दिल पे ले लिया, दिमाग में अपनी बात भर ली, बहुत सेंसिटिव। जबकि आप अगर जबकि अगर इसको आप इंग्लिश में देखें तो क्या है, विच वन, इंग्लिश में है हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन। हाइपर एक्टिव कौन होते हैं? जो मतलब एक जगह पे टिक कर बैठ नहीं सकते, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, उछलते कूद, मतलब उनकी अटेंशन एक जगह रुक नहीं सकती है। ऐसे स्टूडेंट तो क्लास में भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हाइपर एक्टिव होते हैं जो कभी उसको मार कभी इसको मार ना, एक डेस्क से जंप करके दूसरे डेस्क पे, और इस तरह की हरकतें करते हैं, है ना। तो ऐसे बच्चों, एक मिनट, हाँ, तो ऐसे बच्चों के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो अगर हम उन्हें डिफरेंट तरीके से अधिगम करना सिखाएं तो ये तो उपयुक्त तरीका है। शारीरिक गतिविधियों का समावेश करें, ये भी उपयुक्त तरीका है। बेचैन होने पर उन्हें फटकार लगाना, भाई डांट तो तुम वैसे भी नहीं लगा सकते हो, है ना। तो एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, ये भी उपयुक्त तरीका है ना। तो ये जो है ऑब्वियसली ये हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि हमें क्या पूछा है, नहीं है, और यही उपयुक्त तरीका नहीं है, बाकी के उपयुक्त तरीके हैं। सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान कराते हैं जो अलग अलग सोच वाले पैटर्न, तो अलग अलग तरीके से कौन सा बच्चा सोचता है, तो हमें पता होना चाहिए सृजनात्मक बच्चा सोचता है अलग अलग तरीके से, कि इस काम को ऐसे कर लें फिर ऐसे कर लें, नहीं इसे ऐसे इस तरह से भी किया जा सकता है, इसको इस तरह से भी किया जा सकता है। ठीक है, तो सृजनात्मक यहाँ पर आंसर बन जाएगा। यहाँ कहीं और ऑप्शन जाने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सीधी 11th, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं करता है? कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना। तो देखो, अब यहाँ पर ये जो बात आती है कि ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर, यही आपको सबसे पहले समझना है कि वो एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है ना। तो गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना हल करने के तरीके का वर्णन करता है। ठीक है, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, ये भी ठीक है। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, ठीक है, ओके। अभिसरण क्या होता है हमें पहले ये पता होना चाहिए।
किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना, ये भी ठीक है। तो ये 3 तो करते हैं, ठीक है। कौन नहीं करता ये, अब हमें ये पता होना चाहिए कन्वर्जेंट यानी अभिसरण क्या चीज़ होती है। हमें पता होगा तभी हम कर पाएंगे, नहीं पता होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। स्टिल इट डिपेंड ऑन योर बेसिक नॉलेज, आपकी बेसिक नॉलेज क्या है, ठीक है। तो देखो, एक कन्वर्जेंट होती है, एक डाइवर्जेंट होती है। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि एक ही तरीके से सोचना, फोकस्ड होकर सोचना। डाइवर्जेंट का मतलब होता है डिफरेंट तरीके से सोचना। तो अगर आप एक ही तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है, तो एक ही तरीके से सोच रहे हैं तो ये आपकी पॉसिबिलिटी कम करता है समस्या को हल करने की। तो इसलिए हमारा जो है ये आंसर बनेगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, इनमें से कौन सा एक इमोशन है। डर, ध्यान, उत्तेजना, स्मृति। हमें पता है डर एक इमोशन है, राइट। इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। मतलब उसने देख लिया होगा कहीं, तो यही तो होगा ना, कोई बच्चा किसी ने देखा होगा दूध खरीदते हुए, तो उसको ये लगता होगा दूध बूथ पर दूध उत्पादित होता है, ठीक है। तो देखिए, इनमें से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गाय को कभी देखा ही नहीं है। बच्चे का परिवार बच्चे के प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, या बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। अब देखिए, इसमें से कौन सा हो सकता है। बच्चे ने गाय को कभी देखा नहीं है, बच्चा तो ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। क्या मतलब, अगर बच्चा शहर में भी रहता है तब भी काव का ऐसे या बुक वगैरह में तो गाय देख ही लेता है, और वो देख लेगा अगर गाय को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस तरह से बोलेगा बूथ के बारे में। कहाँ गया भाई क्वेश्चन, चलिए वो ऊपर निकल गया। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बूथ के बारे में बोलेगा। गायों को नहीं देखा है तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो ये कहेगा कि दूध बूथ से दूध आता है ना। तो ये नहीं हो सकता। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं कर रहा है, ऐसा भी नहीं हो सकता। बच्चे की दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है, तो यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, बच्चे ने कभी देख लिया होगा दूध बूथ से दूध खरीदते हुए, तो उस अनुभव के आधार पर वो ये कह रहा है। तो सीधी सी बात है, हमारा आंसर ये बनेगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। शिक्षक की भूमिका का, तो शिक्षक कब अच्छा माना जाएगा। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, भाई ऐसा तो नहीं है। अगर निर्धारित से जो निर्धारित नहीं है ऐसी पाठ्य पुस्तक का पालन कर लेगा तो वो खराब अध्यापक बन जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए प्राप्त समय देना महत्वपूर्ण है। ये ठीक है, अच्छी बात है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब ये पॉइंट हो सकता, वैलिड है। आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, ये भी हो सकता है भाई। पूछताछ और संवाद के माध्यम से तो सबसे अच्छे तरीके से सीखा जाता है, ठीक है। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना है, नहीं, कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पढ़ाई है, अधिगम है, बच्चों की लर्निंग है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता बच्चे, ये दोनों पॉइंट। अब देखिए, इन दोनों पॉइंट में अगर हम इसकी बात करें तो ये ज़्यादा वैलिड है, ज़्यादा इसकी रीजनिंग है, क्योंकि अच्छे शिक्षक की भूमिका जो होती है जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। जो बेस्ट लर्निंग होती है संवाद और पूछताछ के माध्यम से ही होती है, ठीक है। तो ये दोनों मतलब लगेंगे दोनों कि हाँ भाई दोनों राइट है, लेकिन इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट थर्ड वाला है, तो हम थर्ड पर ही टिक करेंगे इसलिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। निम्नलिखित में से वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि होने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली शेल्फ में रखे हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सके।
अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जा सके। तो ये तो बिल्कुल गलत है भाई, ऐसा बच्चों के साथ क्यों करना है कि शेल्फ में रख दिया और सिर्फ एक बार आप लेकर आएंगे, हो गई फिर तो उनकी पढ़ाई। पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। लेट मी सी इंग्लिश में क्या है। थर्ड, a classroom with structured and planned learning driven by textbook context। ओके ठीक है। और नेक्स्ट क्या है इसका, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि बताओ ये क्या है, ये क्या दे दिया कि ताकि सामग्री लंबे समय तक चल सके। ठीक है, तो इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट होगा? सी, इसमें से हमें थर्ड और फर्स्ट लगता है, या तो थर्ड हो सकता है या फर्स्ट लगता है ना। तो इसमें से मुझे फर्स्ट वाला ज़्यादा सही लग रहा है। तो इसमें फर्स्ट वाला बिल्कुल सही लग रहा है कि एक शेल्फ में किताबें खुली हों और बच्चों का जब मन चाहे वो पढ़ सके। ठीक है, तभी तो जो IITs होते हैं 24 घंटे की लाइब्रेरी होती है, 24 घंटे कभी भी लाइब्रेरी में जाओ, कभी भी पढ़ो। राइट, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, वे एक राज्य में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। NCERT हो गई, यूपी बोर्ड की होगी, हरियाणा बोर्ड की हो गई, इनमें बहुत वेरिएशन है, तो हम नहीं कह सकते एक रूपता बनाए रखती हैं, किताबों की भूमिका एक रूपता बनाए रखने हैं, ऐसा नहीं है। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिताओं को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनते हैं। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। देखिए, ये 2 पॉइंट हो सकते हैं जब अगर हम पढ़ते हैं तो वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है, तो ऐसे संदर्भ में वो सबसे ज़्यादा मतलब अधिगम का सबसे ज़रूरी संसाधन बन जाती हैं क्या बुक्स? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर देखिए, अगर हमारे पास संसाधन नहीं है तो उस केस में संसाधन सबसे ज़्यादा ज़रूरी टीचर बन जाता है, यानी एक पढ़ाने वाला व्यक्ति बन जाता है। और जब वो पढ़ाने वाला अपने एफ़र्ट्स करेगा तो वो बिना किताबों के भी पढ़ाया जा सकता है। जैसे आप अपने पेरेंट्स से पूछ कर देखिएगा कि उनके टाइम में जब पढ़ाई होती थी तो कितनी किताबें होती थी, कितनी उनके पास कॉपी होती थी, कितनी पेन होते थे, तो आपको वो बताएंगे कि हम पहाड़े भी बिना देखे उंगलियों पे याद कर लिया करते थे, जमा घटा गुणा भाग हम उंगलियों पे गिन कर लिया करते थे। तो ये चीज़ है। तो ये है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं, ये हमारा एप्रोप्रिएट होता है। ठीक है, राइट। 17 हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें पता है कि 17 तो लॉजिक के साथ नहीं किया जा सकता। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि अनुशासन बनाए रखते हैं। भाई अनुशासन डर से भी बनाए रख सकते हैं, जरूरी नहीं प्रेरणा से अनुशासन बन रहा है। सभी उपस्थितियों में नियमित हैं, घरवाले मार के भेज सकते हैं। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। हाँ देखो, स्पष्टीकरण करने के लिए प्रश्न पूछेगा स्टूडेंट तो इसका मतलब वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो अपने स्पष्टीकरण के लिए आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट प्रेरित है, मोटिवेटेड है। अगर मोटिवेटेड नहीं होगा तो आपसे क्वेश्चनिंग नहीं करेगा। वे अच्छी तरह से वर्दी पहनने स्कूल में आते हैं। देखिए क्या, अब इसके पीछे क्या कहेंगे, बिल्कुल ही रॉन्ग है। ठीक है, तो बहुत इजीली ये हमें क्वेश्चन का आंसर हमने अटेम्प्ट कर लिया। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है?
बच्चों की लर्निंग अगर हमें सुधारनी है तो इनमें से हमें क्या करना होगा। तो देखिए, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। अरे भाई, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे को सारी सामग्री होगी, सारे रिसोर्सेज होंगे तभी वो अच्छी लर्निंग करेगा, तभी उसकी लर्निंग बेस्ट हो सकती है। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। क्या बार बार परीक्षा आयोजित करने से क्या उनका अधिगम अच्छा हो सकता है? ऐसा ज़रूरी नहीं, बार बार फेल होते रहेंगे तो कोई अधिगम अच्छा नहीं होगा। तो देखिए, इसमें से एक तो फर्स्ट पॉइंट है और एक थर्ड पॉइंट है जो आपको लगेगा कि ये इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो लेट्स सी कि हम कैसे मोस्ट एप्रोप्रिएट निकालें। तो देखो, जो बेस्ट लर्निंग होती है वो बेस्ट लर्निंग जब बच्चे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं वास्तविक जीवन स्थितियों पर। यहाँ वास्तविक जीवन स्थितियों का मतलब ये नहीं है अपने सुख दुख के बारे में, मतलब ये है, मान लो कि यार मैं कल ना लाल किला घूमने गया था, लाल किला ऐसा था, पता है बुक में ये लिखा हुआ है, पता है बुक में ये एग्ज़ाम्पल दिया गया है, पता है बुक में ये वाला चित्र है, देखो जो सम्राट अशोक था वो इस तरह से दिखता था, देखो इनको मुग़ल बोलते हैं। जब बच्चे आपस में बातचीत करते हैं तो उनकी लर्निंग काफ़ी अच्छी होती है। तो ठीक है, और जो फर्स्ट पॉइंट है, अगर हम फर्स्ट पॉइंट को ध्यान में देखें तो वो हमारी टीचिंग अच्छी बनाने के हिसाब से कहा गया है। ज़रूरी नहीं है विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की हम व्याख्या करेंगे तो बच्चों की लर्निंग अच्छी होगी ही होगी, हो भी सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि बच्चे रियल लाइफ के बारे में एक दूसरे से बातचीत करें तो उनकी जो अधिगम है, उनकी जो लर्निंग है वो ज़्यादा अच्छी होगी, राइट। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह मदद करता है? अनुशासन किस तरह से मदद करता है? ठीक, देखो, चुप्पी साधे रहने के लिए बिल्कुल नहीं, शिक्षकों को निर्देश देने में बिल्कुल नहीं, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में बिल्कुल नहीं, बच्चों की अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। क्लियर है? इसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ समझने वाली बात थी। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका, देखो ये हम छोड़ देते हैं क्योंकि जब तक आपने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट नहीं पढ़ा होगा आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ठीक से नहीं कर पाएंगे, राइट। तो 21 पे देखते हैं, प्याजे, जब तक आपने प्याजे की थ्योरी नहीं पढ़ी है तब तक आप नहीं कर सकते, इसलिए छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व सक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो ये भी हम छोड़ देते हैं क्योंकि जब तक हमने सही नहीं पढ़ा हम इसको नहीं कर पाएंगे। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का सुखद तरीका है। भैया, समय बिताने का सुखद तरीका, वे नए कौशल को हासिल करते हैं, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। तो देखिए ये सही है, नए कौशल को हासिल करते हैं, और जैसे खेल में हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, ठीक है, नए कौशल को हासिल करते हैं, अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। हम खेलों से अपने शरीर पर निपुणता भी प्राप्त करते हैं। याद कीजिए बचपन में जब आप किंटू खेलते थे, बचपन में जब आप लंगड़ी टांग खेलते थे, तो अपने शरीर पर भी निपुणता हम प्राप्त करते हैं। इंद्रियों को उत्तेजित करता है, बिल्कुल सही बात है। लेट्स स्टार्ट पबजी, हैं, खेल का नाम नहीं लिया कि आप हो गए एक्साइटेड, चलो भैया पबजी खेलने चलो। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, तो ये हमारा गलत है। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, ठीक है। तो जो खेल होते हैं समय बिताने का एक सुखद तरीका नहीं होते हैं। तो हमारा
तो हमारा ऑप्शन सेकंड रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? सही जवाब क्या? अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन में लिख के क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आए कि इनमें से सही जवाब कौन सा है, क्या आप गहरे तरीके से सोच पाएंगे? या क्वेश्चन इस तरह से आए, क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? तो क्या आप गहरे तरीके से सोच पाएंगे? विभिन्न तरीक़ों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? देखिए, इन तीन टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप गहन चिंतन नहीं करेंगे। गहन चिंतन आप तब करेंगे जब आपके पास क्वेश्चन आ जाए विभिन्न तरीक़ों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, तो आप विभिन्न तरीके सोचने लग जाएंगे। तो ये अंडरस्टूड है थर्ड इसका आंसर, राइट। नेक्स्ट सी दी 26 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा? तो हमें जब तक प्रगतिशील शिक्षा क्या है इसके बारे में नहीं पता तो हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो हम इसे छोड़ देते हैं। 27 प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। शिक्षा स्वयं ही जीवन है। स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है। स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करती है। जीवन सच्चा शिक्षक है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। तो देखो, ये जो वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट इज थर्ड, जीवन सच्चा शिक्षक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ हमें पूछा था शिक्षा स्वयं ही जीवन है, तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात कोई नहीं थी। कोलबर्ग 28 में देखिए, सीधी कोलबर्ग, इफ़ यू आर नॉट फैमिलियर विद द कोलबर्ग थ्योरी यू कांट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो आपको कोलबर्ग की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तो आप अभी स्किप कर दीजिए इसे। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, सी दिस क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते, छोड़ दीजिए इसे। 30 एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। तो हमें, अगर हमारी बेसिक नॉलेज है, हमें पता है उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या होता है, तो वी कैन ईजिली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सो आंसर इज फर्स्ट। उभयलिंगी में आमतौर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। आंसर इज दिस वन। ओके, राइट। तो अगर हम देखें तो करीबन हमने इसमें से 17 क्वेश्चन ऐसे निकाले हैं जो कि कॉमन सेंस से रिलेटेड है, या फिर जो आपकी लॉजिकल या रीजनिंग थिंकिंग है, आपको थोड़ा सा उसको शार्प करने की ज़रूरत है, उससे रिलेटेड है। और ये कैसे होगा? तो ये जब आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस आप करेंगे, आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, तब आप देखेंगे कि जो आपकी रीजनिंग या लॉजिकल एबिलिटी है आपकी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। तो यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करते रहिए इसकी। तो आप पेडागॉजी में अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाकर उनको सॉल्व करते हैं तो यू विल सी कि आप पेडागॉजी में 30 में से एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो आप कर रहे हैं। ऐसी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो यू नीड नॉट टू वरी। आप नेगेटिव ना होने की वजह से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब नेगेटिव मार्किंग होती तो एक थोड़ा सा प्रेशर और आ जाता, तो आप कर सकते हैं, राइट। तो अब अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन मेरी वीडियोज़ का नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे फीडबैक दे सकते हैं मेरी वीडियोज़ के लिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मैं लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।